डियर स्टूडेंट्स, आज बीकॉम फाइनल ईयर के एफएमओ के अंतर्गत हम देखेंगे निवेशक संरक्षण। निवेशक संरक्षण से अभिप्राय जो इन्वेस्टर या निवेशक कंपनियों में विश्वास करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं या कंपनियों में कोई दूसरी संस्थाएं पैसा इन्वेस्ट करती है और उनको कई प्रकार के धोखे हो जाते हैं, कई प्रकार से उनके पैसे डूब जाते हैं या समय पे उनको डिबेंचर नहीं मिलता, समय पे उनको अंश नहीं मिलते, समय पे उनको लाभांश नहीं मिलता, समय पे उनको ब्याज नहीं मिलता, तो उसकी शिकायतों का निवारण करने के लिए किस प्रकार का संरक्षण प्राप्त है या किस प्रकार का सहयोग प्राप्त है या किस प्रकार से उनके पैसे को सुरक्षित रखा जाता है, इसके संदर्भ में निवेशकों की शिकायतों का निवारण यहाँ किया जाएगा। इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि निवेशकों की शिकायतें क्या होती है। शिकायतों से मतलब जो निवेशक जो जिसने पैसा लगाया है उसको कई प्रकार की शिकायतें हो सकती है। हमने स्पष्ट किया है कि प्रतिभूति बाजार में व्यक्तिगत और संस्थागत दो प्रकार के निवेशक रहते हैं। दो प्रकार के निवेशक रहते हैं, एक तो व्यक्तिगत होते हैं, एक संस्थागत होते हैं, यानी व्यक्ति भी हो सकती है, संस्था भी हो सकती है। और इन निवेशकों की शिकायतें निम्न प्रकार की हो सकती है। कंपनियों के संबंध में हो सकती है, स्कंद विनिमय केंद्र के संबंध या दलालों के संबंध में हो सकती है। जब इनकी शिकायतें होती है तो कंपनियों के संबंध में जो शिकायत होती है उसका निवारण कैसे किया जाता है, तो निवेशकों को कंपनी की प्रतिभूति क्रय करने के उपरांत उनसे निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है। फिर भी निवेशक कंपनी के शोषण के शिकार बन जाते हैं, क्योंकि कंपनियों के विरोध निवेशकों की निम्नलिखित शिकायतें रहती हैं। अंश आवेदन पत्र की आधिक्य की राशि प्राप्त न होने के संदर्भ में, जो अंश का जो पैसा था उससे ज़्यादा पैसा जमा करा दिया लेकिन कंपनी वो वापस पैसा नहीं दे रही है। आवंटन पत्र प्राप्त न होने की दशा में, हमने अंश खरीद लिए, पूरे पैसे दे दिए, फिर भी अलॉटमेंट लेटर हमें आज तक नहीं मिला। आवंटित प्रतिभूति पर ब्याज व लाभांश प्राप्त न होने के संबंध में, हमने अंश व प्रतिभूति खरीदी थी, उसका न तो हमें ब्याज मिल रहा है न हमें लाभांश मिल रहा है। अंशों के हस्तांतरण समय पर न होने के संबंध में, अंश ट्रांसफर करवाए थे, समय पे ट्रांसफर नहीं हुए उस संबंध में। अंशों के विभाजन व एकीकरण के संबंध में, अंशों को टुकड़े हो गए, टुकड़े होने के बाद में हमें हमारा पूरा पोर्शन नहीं मिला, अंशों का एकीकरण हो गया, वो भी हमें नहीं मिला। बोनस अंशों के संदर्भ में हमें पैसा समय पे नहीं मिला, अधिकार अंश हमें समय पे नहीं मिले, या इस कंसर्न में और भी कोई शिकायत। ये तो कंपनियों के विरुद्ध शिकायत होती है जो एक निवेशक करता है। स्कंद विनिमय केंद्र के दलालों के संबंध में होती है। निवेशकों को दलाली से निम्नलिखित शिकायतें रहती है। दलालों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार के संबंध में, अंशों को कम सुपुर्दगी या दोषपूर्ण सुपुर्दगी के संबंध में, अंशों की देरी से सुपुर्दगी के संबंध में, अंशों के मूल्य में परिवर्तन के कारण राशि का भुगतान न होने के संबंध में या देरी से होने के संबंध में, अधिकृत सहायक की दलाली या समय पर भुगतान न होने के संबंध में, दलाल सदस्यों द्वारा भूल चूक हो जाने पर। यह इस प्रकार की शिकायतें दलालों की भी होती है और इस प्रकार की शिकायतें कंपनियों के विरुद्ध भी होती है। अब ये जो शिकायतें प्राप्त होती है, इन शिकायतों का समाधान क्या है? निवेशकों को दोनों ही प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। निदेशक परिवेदन प्रकोष्ठ सदस्यों से संबंधित शिकायतों को देखता है और परिवेदन प्रकोष्ठ शिकायतों को दूर करने के लिए नियमों के अंतर्गत पंच निर्णय समझौते की पालन करता है। पंच निर्णय समझौता क्या होता है? ये फर्स्ट ईयर में अगर आपने आपने कॉमर्शियल लॉ पढ़ी है तो उसमें आता है पंच निर्णय, जिसमें सभी पक्षकार बैठ के आपस में निर्णय करते हैं। ग्राहकों व सदस्यों के बीच समझौता कराना, विशेष समिति के साथ समझौता पूरा करना, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, चेतावनी देना, जुर्माना लगाना इत्यादि। अब शिकायत निवारण के संबंध में निम्न उपाय अपनाए जाते हैं। अब क्या शिकायत है और उसका क्या निवारण है? सार्वजनिक निर्गमन से प्राप्त होने पर जो शिकायत है, जैसे रिफंड ऑर्डर है और रिफंड ऑर्डर नहीं आया आज तक, तो रिफंड ऑर्डर नहीं आने की दशा में उसकी सेबी से शिकायत की जा सकती है। देरी से रिफंड पर ब्याज होने पर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर से बात की जा सकती है। आवंटन सलाह के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज से बात की जाती है। अंश प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गमन रजिस्ट्रार से बात की जा सकती है। इसके अलावा उपरोक्त सभी डुप्लीकेट के लिए, पुनर्मान्यता के लिए निर्गमन अधिकारी से बात की जा सकती है। इसके अलावा सूचीबद्ध प्रतिभूति की दशा में प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की दशा में ये इस प्रकार की शिकायतें हैं। इसका निवारण कैसे किया जाएगा? तो इनके निवारण के संबंध में अगर हस्तांकन नहीं हुआ है तो शिकायत सेबी से की जाएगी। हस्तांकन नहीं हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर से की जाएगी। परिवर्तन के संबंध में तो स्टॉक एक्सचेंज से की जाएगी। प्रष्टांकन के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज से। ये सारे स्टॉक एक्सचेंज से कंसर्न है।
इसी प्रकार से सूचीबद्ध ऋण पत्रों की दशा में न प्राप्त होने पर देय ब्याज के कंसर्न में है तो देय ब्याज के डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर से की जाएगी। शोधन राशि के संबंध में है तो डिवेंचर ऑफ ट्रेजरर से की जाएगी। देरी के कंसर्न में है तो स्टॉक एक्सचेंज से की जाएगी। बैड डिलीवरी ऑफ शेयर्स के संबंध में है तो स्टॉक एक्सचेंज से की जाएगी। असूचीबद्ध कंपनी के ऋण पत्रों की दशा में तो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर से की जाएगी। इसी प्रकार सामूहिक निवेश के संदर्भ में है तो सेबी से की जाएगी। म्यूचुअल फंड के संबंध में है तो सेबी से की जाएगी। बैंक तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से की जाएगी। निर्माण कंपनी के संबंध में तो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर से की जाएगी। ये सारे शिकायत करने के तरीके आपको बताए जा रहे हैं कि कोई भी शिकायत है तो शिकायत का निवारण कहाँ किया जाएगा। ये प्रश्न परीक्षा में आता है, उस हिसाब से हमें जवाब देना होगा। उसके बाद में है निवेशक संरक्षण शिकायतों का निवारण। जो शिकायतें प्राप्त हुई है उसका निवारण कैसे किया जाए। तो निवेशक शिक्षा का संरक्षण कोष बना हुआ है। केंद्र सरकार ने इस कोष की स्थापना 1 अक्टूबर ईयर में लिखना भूल गया को की गई 1999 में की गई है। इस कोष द्वारा स्कंद दलालों द्वारा की गई चूक से निवेशक को सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस कोष के द्वारा लाभांश भुगतान न करने पर, देखिए कौन कौन सी चीज़ों पे ये कोष कब काम आता है। लाभांश का भुगतान न करने पर, आवंटन की राशि न प्राप्त करने पर, जमा करी गई प्रयुक्त राशि वापस न करने पर, ऋण पत्रों की राशि और उनका ब्याज भुगतान में 7 वर्ष तक दावा किया जा सकता है, क्षतिपूर्ति की जा सकती है। यदि कोई दलाल दोषी पाया जाता है तो उसकी संपत्ति में से लागत, शुल्क, व्यय आदि घटा दिए जाएंगे। ये इस प्रकार का निवारण का मामला है। कोई भी व्यक्ति इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर इन परिस्थितियों में वह शिकायत कर सकता है और इन परिस्थितियों में उसकी शिकायत का निवारण किया जाएगा। इसके बाद आगे है नए निर्गमन बाजार संरक्षण के संबंध में। इसमें बिल्कुल क्लियर है, निवेशक को नए निर्गमन प्रवेश करने पर सर्वप्रथम कंपनी के प्रविवरण के आधार पर कंपनी के विषय में एक निर्गमन के विषय में सही जानकारी मिलती है। यदि कंपनी झूठा विवरण देती है या कंपनी अधिनियम की धारा 63 व 68 के अनुसार कंपनी के संचालन का आपराधिक दायित्व माना जाएगा। सेबी ने नए निर्गमन में कई दिशा निर्देश जारी करके निवेशकों के हित को सुरक्षित किया है। जैसे सेबी ने विज्ञापन संहिता द्वारा निवेशकों को गुमराह करने पर रोक लगाई है। किसी ने विज्ञापन जारी किया और विज्ञापन में जो बातें कही है वो झूठ अगर निकल गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। व्यक्तिगत निवेशक सार्वजनिक निर्गमन के न्यूनतम 2000 रुपये अंशदान कर सकता है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज को निर्देश दिया है कि वह कम से कम 1% राशि सार्वजनिक निर्गमन वाली कंपनी से जमा कराए। यदि कोई दोष होता है तो इस राशि को जब्त कर ले। सेबी ने निवेशकों के रक्षार्थ जोखिम घटकों को प्रकट करना अनिवार्य कर दिया है। सेबी एक्ट की धारा 11B के अंतर्गत सूचीबद्ध समझौते का पालन न करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सहायक बाजार के संरक्षण के संबंध में यह कहा है कि निवेशकों को सहायक बाजार में भी संरक्षण प्रदान किया गया है। निवेशकों को संरक्षण के दौरान आचार संहिता भी लागू की गई है। निवेशक संरक्षण के उपाय निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के दलालों के रजिस्टर होना अनिवार्य है। समस्त अनुबंध की प्रतिष्ठ सौदे बुक में होने चाहिए। क्रय विक्रय के आदेशों को निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। दलालों के लिए निश्चय किया गया है कि लेखे पुस्तकों का अंकेक्षण करवाए तथा ग्राहकों के व अन्य स्वयं के लिए अलग अलग खाता बनाए। स्टॉक एक्सचेंज का निरीक्षण करके उनकी कार्यप्रणाली का नियमन किया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली गड़बड़ियों व अंशों के मूल्य में कृत्रिम उच्चावचन करके, कृत्रिम उच्चावचन का मतलब है काल्पनिक उच्चावचन, वास्तव में तो नहीं होता है पर वो बुक्स और डॉक्यूमेंट्स में दिखा देते हैं, करके लाभ कमाने की प्रवृत्तियों और अन्य तरीकों से निवेशकों को ठगने के प्रयासों को नियंत्रित किया गया है। दलालों, उपदलालों, अन्य सदस्यों के कार्यों के पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है। विदेशी निवेशकों को पंजीयन करना अनिवार्य है, आवश्यक है। गैर बैंकिंग कंपनियों में जमा के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। गैर बैंकिंग कंपनियां वो होती है जो बैंक की तरह काम करती है लेकिन बैंक नहीं है।
गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा निश्चित ब्याज दर जमा स्वीकार की जाती है। निवेशकों को प्रलोभन देकर बड़े पैमाने पर इन कंपनियों द्वारा धन एकत्रित किया जाता है। बाद में न तो ब्याज दिया जाता है न ही मूलधन। अतः निवेशकों को संरक्षण देने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 58A में सार्वजनिक व निजी कंपनियों गैर के लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि वह जमा स्वीकार नहीं कर सकती। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार के गैर बैंकिंग कंपनी मामले के विभाग और रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होगी। अगर गैर बैंकिंग कंपनी है और किसी प्रकार का उसका पैसा इस तरह से फंसा हुआ है या निवेशक परेशान हो रहा है तो वो नहीं कर सकते। निवेशकों के वैधानिक संरक्षण। वैधानिक संरक्षण में यह है कि शिकायत किस प्रकार की है, वैधानिक प्रावधान क्या है और उपलब्ध राहत क्या है, इन तीनों के आधार पर बात की जाएगी। तो जैसे सबसे पहले शिकायत है कि आधिक्य प्रार्थना पत्र राशि वापस लौटाने अथवा आवेदन पत्र की प्राप्ति में विलंब हुआ है तो कंपनी अधिनियम जैसा कि 1980 में संशोधन किया गया था, धारा 73 में स्पष्ट किया गया, 73 में स्पष्ट किया गया है कि अभिदान सूची के बंद होने के पश्चात 30 दिन से अधिक विलंब होने पर 15% की दर से ब्याज देय होगा। ऋण पत्रों के परिवर्तन अथवा राइट निर्गमन के माध्यम से ही निर्गमन किए जाने की व्यवस्था को आश्वासन किए जाने से इनकार की व्यवस्था है। इस प्रकार कोई समस्या वर्तमान में विद्यमान नहीं है। यानी कोई कंपनी अगर नहीं करती है तो उसे 15% ब्याज से पैसा लौटाना होगा। अंशों के हस्तांतरण के संबंध में विलंब होने पर कंपनी अधिनियम की धारा 11 में स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम में हस्तांतरण प्रभावी होने की अवधि 2 माह नियत की गई है। सूचीन समझौते के प्रावधान के अंतर्गत उपयुक्त वर्णित समय सीमा अंश आवंटन के पश्चात 1 माह रहेगी। अंशों के हस्तांतरण से इनकार करने के संबंध में एसपीआर अधिनियम की धारा 22A यह धारा उन कारणों का उल्लेख करती है जिसके कारण अंशों का हस्तांतरण इनकार किया जाता है। तो हस्तांतरण से मना अधिनियम में उल्लेखित वैध व विशिष्ट कारणों से ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। कोई कारण ठोस होना चाहिए, आधार होना चाहिए। चौथा है विषय समूह समस्या। सूचीबद्ध समझौते में विपणन योग्य समूह में प्रमाण पत्र निर्गमन करने की व्यवस्था है। इसके साथ ही डिमेट प्रार्थना पत्र के साथ विशेष समूह के महत्व नहीं दिया जाता और विषय समूह के दृष्टिगत अथवा अंशों के केवल विपणनीय समूह में आवश्यकता रहती है। पांचवा है अधिग्रहण बिल यानी बोली लगाना। सूचीन समझौते की नवीन वाक्य 40A तथा 40B तथा अधिग्रहण बिल के संबंध में सेबी का नियम बना हुआ है और वर्तमान में प्रावधान यह है कि 5% से अधिक क्रय अथवा अधिग्रहण अंशों के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज को सूचीन करना, 10% से अधिक अधिग्रहण के संबंध में दायित्व के साथ हस्तांतरणकर्ता, ग्रहणकर्ता तथा मध्यस्थ द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही जनता तथा अन्य अंशधारियों के अंश स्वयं के मूल्य के अथवा विगत 6 माह में प्रचलित उच्चतर बाजार मूल्य पर अंशों का क्रय करना होगा। इन साइबर ट्रेडिंग, रिंगिंग व अन्य दुष्व्यवहार किया गया है तो सेबी इन साइबर ट्रेडिंग अधिनियम 1992 बना हुआ है। विनियोक्ताओं को स्वयं मूल्य अथवा उनके विनियोग के संबंध में स्वयं को रक्षा करनी होगी। कंपनी द्वारा ब्याज स्थायी जमा के संबंध में भुगतान अथवा भुगतान किए जाने के संबंध में है तो कंपनी अधिनियम की धारा 58A लागू होगी और कंपनी अधिनियम बोर्ड को शिकायत की जा सकती है। दलाल द्वारा देय राशि का भुगतान न किए जाने के संबंध में अथवा अंशों की सुपुर्दगी में विलंब होने पर स्टॉक एक्सचेंज के उपनियम तथा नियम के अंतर्गत बात की जा सकती है। सेबी तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंज में प्रकोष्ठ में शिकायत की जा सकती है। अब बात आती है निवेशकों के लिए दिशा निर्देश। ये तो थी सारी निवारण हो जाएगा, अब सब कुछ हो जाएगा, शिकायत भी दर्ज हो जाएगी, सारा काम हो जाएगा, लेकिन निवेश जो जिन्होंने पैसा लगाया है उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। इन दिशा निर्देशों को परीक्षा में प्रश्न आता है कि कौन कौन से दिशा निर्देश है, तो इनको ढंग से तैयार करना। छोटे निवेशकों को अपना निवेश ऋण पत्रों में करना चाहिए जिससे धन पूरी तरह सुरक्षित रहे। तो डिबेंचर में अगर आपने पैसा लगाया है तो ऑलवेज सुरक्षित रहेगा। निवेशकों को पूर्वाधिकार अंश व परिवर्तनशील अंतरों का चुनाव करना चाहिए। जो अंश चुने हैं या तो पूर्वाधिकार हो या परिवर्तनशील ऋण पत्र हो तो इनका चुनाव ढंग से करना चाहिए। बाद में ये कहे कि साहब मुझे तो इक्विटी जला दी है, ये कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नए निर्गमनों में निवेश केवल शुद्ध वित्तीय स्थिति, अच्छी ख्याति व समृद्ध प्रसिद्ध कंपनियों में ही करना चाहिए। नई कंपनी के समता अंशों में निवेश करने से बचना चाहिए।
स्टॉक एक्सचेंज में फैलने वाली अफवाहों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। निवेश के पूर्व कंपनी के लाभों को देखना चाहिए। कंपनी के कर चुकाने के पूर्व के लाभ तथा कर चुकाने के पश्चात के लाभ कितने हैं इसको देखना चाहिए। जिस कंपनी में निवेश करना हो उससे चिट्ठे का अध्ययन करना चाहिए। स्कंद विनिमय केंद्र व्यवहार करने के लिए पंजीकृत ईमानदार दलालों की सेवाएं लेनी चाहिए। निवेशक द्वारा क्रय विक्रय के आदेश निश्चित मूल्य व निश्चित मात्रा में होने चाहिए। ये सारे निर्देश हैं जिनका पालन करना चाहिए पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। आदेशों की पूर्ति के समय दलालों के सारे व्यवहारों जैसे प्रतिभूतियों का नाम, संख्या, मूल्य, क्रेता विक्रेता नाम अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए, लिख के रखना चाहिए। आदेशों की पूर्ति होने के समय अनुबंध पत्र की प्रति प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा देखना चाहिए कि समस्त व्यवहार संबंधित लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट की गई है या नहीं। इसी प्रकार से निवेशकों के अंशों के हस्तांतरण की जानकारी लेते रहनी चाहिए और यदि इनमें देरी होती है या हस्तांतरण नहीं होता है तो सेबी के परिवेदना प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। समस्त क्रय विक्रय का भुगतान तत्काल नहीं होना, इसमें 1 माह तक का समय लग सकता है, इसलिए निवेशक को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह यदि अंशों का हस्तांतरण निवेशकों के नाम नहीं हुआ है तो उसे विक्रय नहीं करना चाहिए। ये था अंशों के, ऋण पत्रों के, इन्वेस्टर के संरक्षण यानी प्रोटेक्शन यानी उसका पैसा जो लगा हुआ है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए अधिनियम, बनाए गए नियमों के बारे में एक बार वापस से पूरा फ्लैशबैक देखिए। निवेशक संरक्षण, निवेशकों को किस प्रकार से संरक्षण प्राप्त है, तो निवेशक होता क्या है, उसको संरक्षण क्या है। कंपनियों के संबंध में अलग संरक्षण प्राप्त है, स्कंद विनिमय केंद्र दलालों के संबंध में अलग है। शिकायतों का समाधान कैसे किया जा सकता है, शिकायत के निवारण के लिए क्या क्या तरीके बताए गए हैं, क्या इसके कहाँ शिकायत की जा सकती है और वर्तमान में इसका क्या प्रारूप है, ये सारी चीज़ें आपको सूचीबद्ध, प्रतिभूतियों की दशा में प्रमाण पत्र वगैरह ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई है। इसके अलावा शिकायतों का निवारण करने के लिए निवायक संरक्षण कोष बनाया हुआ है। नए निर्गमन बाजार में संरक्षण के लिए भी बात कही गई है। इसके अलावा सहायक बाजार में भी संरक्षण होता है और सहायक बाजार में होने के बाद में गैर बैंकिंग कंपनियां हैं उसके संबंध में अलग से है। निवेशकों के वैधानिक संरक्षण जो है वो ये वैधानिक संरक्षण प्राप्त है। इनको वैधानिक प्रावधान क्या है और उपलब्ध प्रावधान क्या है, और इसके बाद में जो निवेशक हैं उनको पैसा लगाने से पहले कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्या दिशा निर्देश हैं, वो सारे दिशा निर्देश आपको बताएं। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, आगे फिर नेक्स्ट कल के वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।